friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 1st, relation and function of class 12th math. इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. आज हम इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं. उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है. तो सब रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेट. सेट होता क्या है? क्लास 11th में हमने सेट पढ़ा है. तो सेट क्या होता है? देखिए, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है किसका? इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है सेट. ठीक है, एलिमेंट्स के एलिमेंट, जैसे हम बोल रहे हैं ए. सेट को इस तरीके से लिखा जाता है इस ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, जैसे इस ए में 3 एलिमेंट्स आए मेरे 1 2 3. तो ये पूरा क्या बन गया? एक सेट बन गया, सेट ए बन गया. अब वैसे एक दूसरा ले लेते हैं हम जिसमें आ रहे 3 4 5. तो ये मेरा बन गया सेट बी. तो सेट क्या होता है? इन एलिमेंट्स का ही कलेक्शन होता है सेट. तो एलिमेंट्स के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं. उसके बाद आता है हमारा रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है इन सेट्स के बीच में रिलेशनशिप जो बताता है, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन. मैथ्स में रिलेशन क्या होता है? सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. अ रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. अ रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट सेट. 2 अलग अलग सेट्स के बीच में जो हम रिलेशनशिप बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैथ्स में रिलेशन. ठीक है, जैसे हम और रिलेशन हमेशा 2 ऐसे सेट्स के बारे में बताएंगे जो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे. मतलब एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. तो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? रिलेशन फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे ए और बी, ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं? सेट्स दे रखे हैं. अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है. तो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलकर बनता है. रिलेशन हम क्या निकालेंगे? जैसे हमें सेट ए दिया है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5. तो अब बोलता है कि फाइंड करो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन हम हमेशा इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करके निकालेंगे हम इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन. ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो 1 का 3 के साथ भी रिलेशन बन सकता है, 1 का 4 के साथ भी रिलेशन बन सकता है, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन बन सकता है. तो पहला रिलेशन तो आ गया मेरा 1,3. एक ये हो गया इसके बीच में. और एक और रिलेशन बना 1 का 4 के साथ भी रिलेशन बना, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन बना. अब वैसे ही जैसे 1 का इन सब के साथ बना, वैसे ही 2 का भी सबके साथ बन सकता है. 2 का 3 के साथ रिलेशन बन सकता है, 2 का 4 के साथ बन सकता है, 2 का 5 के साथ बन सकता है. ठीक है, वैसे ही अब 3 का भी बन सकता है. 3 का 3 के साथ बन सकता है रिलेशन, 3 का 4 के साथ बन सकता है, 3 का 5 के साथ बन सकता है. तो ये हमारा क्या हो गया? इस ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड हो गया. ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? किसी भी 2 सेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. वो हमेशा 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है. ठीक है, अब देखिए, अब रिलेशन पढ़ दिया हमने, सेट पढ़ दिया. अब आता है हमारा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है. ठीक है, डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या हुआ? डोमेन मतलब हम बोल सकते हैं जो हमें इनपुट वैल्यू मिल रही है, हम उसको डोमेन बोल सकते हैं. ठीक है, क्या बोलेंगे? डोमेन क्या होता है? ये सेट होता है. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज. जितनी भी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज मीन जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, उन सभी इनपुट वैल्यूज का सेट हमारा डोमेन होता है. सारी इनपुट वैल्यूज जो हमें मिल रही हैं, उनका सेट क्या होता है? नहीं, इनपुट वैल्यूज मीन्स जो वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं. जितनी भी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, उन सारे वैल्यूज का, पुटिंग वैल्यूज का जो सेट होता है, वो हमारा होता है डोमेन. ठीक है, सारे पुटिंग वैल्यूज का सेट क्या होता है? हमारा डोमेन होता है. और दूसरा आता है हमारा रेंज. रेंज क्या होता है?
जितनी भी आउटपुट वैल्यूज हमें मिल रही है, ये क्या हो जाएगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। जितनी भी आउटपुट वैल्यूज का, आउटपुट जो हमें मिल रहा है, जितनी भी आउटपुट वैल्यूज का जो सेट है उसको हम बोलते हैं रेंज। और जितनी भी इनपुट वैल्यूज का जो सेट होता है, जो वैल्यूज हम पुट करते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x हो जाएगा ये हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हमें y की वैल्यूज मिलती जाती है। x की वैल्यू 1 रखी, कोई फंक्शन दिया है, मान लो एफ एक्स कुछ भी दिया है, x² + 1 दिया है, तो हम उसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमें y की वैल्यू मिलती जाती है ना, तो हमारा x हो जाएगा डोमेन। जितनी भी हम इनपुट वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो सभी हमारी डोमेन हो जाएंगी, सारी इनपुट वैल्यूज का सेट हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा डोमेन हो गया और y हमें आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट वैल्यूज क्या मिल रही है, y मिल रही है ना, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और हमें कुछ कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारा डोमेन हो जाएगा, y हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है डोमेन और रेंज। अब नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस, फंक्शन क्या है, देखिए अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट, अ सेट ऑफ इनपुट having one output each, having one output each। फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन है, किसके बीच का, फंक्शन एक रिलेशन है, किसके बीच का, इनपुट्स के बीच का। जितने भी इनपुट हम किसी वैल्यू में, किसी फंक्शन में पुट कर रहे हैं, उन सभी इनपुट्स का क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है, जिससे हमें कोई ना कोई एक आउटपुट मिल रहा है। जैसे हमें कोई एक फंक्शन दिया जाता है, उसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी इनपुट की हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। वो क्या होता है, सिर्फ एक आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच। हमें उससे कोई ना कोई आउटपुट मिलता है अगर हम कोई भी इनपुट को उस फंक्शन में पुट करते हैं तो। ठीक है, और फंक्शन के पास क्या होता है, फंक्शन के पास एक डोमेन होता है। फंक्शन हैव वन डोमेन, फंक्शन के पास हैव अ डोमेन, डोमेन होता है, को डोमेन होता है। फंक्शन के पास क्या होता है, डोमेन भी होता है, को डोमेन भी होता है, एंड एज वेल एज रेंज भी होती है। फंक्शन के पास डोमेन भी होगा, को डोमेन भी होगा और रेंज भी होगी। ठीक है, फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, फंक्शन को डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे, फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर ये जो x होता है ये हमारी इनपुट होती है, इधर ही पर हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है f(x) को लिखा मैंने x/2। ठीक है, यहाँ पर x क्या हो गया, मेरा इनपुट हो गया। ठीक, अगर मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। x की जगह मैं 2 पुट करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 2/2 1 मिला, कोई ना कोई एक आउटपुट मिला। तो फंक्शन यही है कि इनपुट पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमेशा एक ना एक आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट के सेट का रिलेशन ही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, जिससे हमें कोई एक सिंगल आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारा होता है 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, 1-to-1 फंक्शन, किस फंक्शन को 1-to-1 फंक्शन बोलेंगे, एक ऐसे फंक्शन को 1-to-1 फंक्शन बोलते हैं जब हमें क्या मिल रही है, जब हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज हमें मिल रही है। ठीक है,
हर एलिमेंट की हमें क्या मिलेगी, कोई ना कोई एक यूनिक इमेज मिलेगी। लिखिए, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन, फंक्शन को वन वन फंक्शन तब कहेंगे इफ द इमेज ऑफ distinct x, the image of distinct x under function are distinct, मतलब x की अगर हम अलग अलग इमेज रखते हैं तो हमें x की अगर हम अलग अलग वैल्यूज रखते हैं तो हमें उसके लिए अलग अलग इमेज ही मिलेंगी, मतलब यूनिक इमेज फाइंड आउट होंगी। किसी भी एलिमेंट के लिए सेम इमेज हमें कभी नहीं मिलेगी। जैसे एक ए लिया हमने, एक सेट हमने ए लिया, एक सेट बी लिया। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अब हम अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें उसके लिए इमेज मिल रही है ए, 1 रखने पे आंसर ए मिल रहा है, 2 रखने पे उसकी इमेज मिल रही है बी और 3 रखने पे उसकी इमेज मिल रही है सी। मतलब हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है, किसी भी एलिमेंट के लिए सेम इमेज हमें नहीं फॉर्म्ड हो रही है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन, जब हमें क्या होता है, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिलती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन आता है हमारा मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। और एक और बात, 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, कभी इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी आ जाता है 1 to 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन मतलब मैनी वन नाम से ही पता चल रहा है, जब हमें एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज मिल रही है उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक ये हमारा सेट ए, ये है हमारा बी, इसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है हमारे ए बी सी। तो 1 रखने पे आंसर हमें ए मिल रहा है, 1 की इमेज हमें ए मिल रही है और 2 की इमेज भी हमें ए ही मिल रही है, 3 की इमेज मिल रही है बी, 4 की इमेज मिल रही है सी। ये है हमारा मैनी वन फंक्शन। जब किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमें एक सिंगल इमेज मिलती है तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप का फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। थर्ड टाइप का फंक्शन है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं वैसे ही ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमारा एक सेट है ए, एक है हमारा बी, ए में है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, बी में है हमारे ए बी सी एलिमेंट, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज बने ए के साथ, ठीक है। बी के कोई भी एलिमेंट हमारे खाली नहीं रहने चाहिए, बी सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज हमें वैल्यू मिलनी ही चाहिए। जैसे ए के लिए बने बी, ए की जो वैल्यू है वो ए आ रहा है हमारा 1 पुट करने पे, बी इसके लिए 2, सी इसके लिए 2 ही मिल रही है, ठीक है। मतलब ए में एलिमेंट्स छूट सकते हैं, ए के एलिमेंट्स छूट सकते हैं, बट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए। इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, इसको ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बी के एलिमेंट्स खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनटू फंक्शन। ये था ऑन टू फंक्शन एंड नेक्स्ट आता है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जैसे एक सेट ये है, एक ये है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। मतलब ये इनटू फंक्शन एक इस तरीके का फंक्शन होता है जिसमें बी वाले सेट की जो मैपिंग होगी, बी वाले एलिमेंट्स की जो मैपिंग होगी, उसमें से बी में से एक एलिमेंट हमेशा छूट जाएगा। मतलब बी के कुछ एलिमेंट्स के लिए, मतलब एक ही नहीं बहुत सारे एलिमेंट अगर इसके नीचे हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं बी में, ज़रूरी नहीं है कि 5 एलिमेंट हो, कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा है कि बी के सभी एलिमेंट्स के लिए जो है सभी एलिमेंट्स के लिए क्या नहीं होगी, बी के सारे एलिमेंट्स के लिए ए में जो है मैपिंग पॉसिबल नहीं है।
जैसे ए के लिए ए मैपिंग कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ, फिर इसी ए की मैपिंग हो रही है हमारी 2 के साथ, फिर बी की मैपिंग हो रही है हमारी 3 के साथ, और सी की मैपिंग हो रही है हमारी 4 के साथ। तो हमारे कितने एलिमेंट्स बच गए, 2 एलिमेंट्स बच गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बी में ऐसा होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स की ए के साथ मैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, कुछ एलिमेंट्स क्या हो जाता है बी के बच जाते हैं। तो इस तरीके की मैपिंग को हम बोलते हैं इनटू मैपिंग। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, जहां पर बी के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज प्री इमेज जो है ए सेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का कैसे कंपोजिशन हो सकता है। जैसे हम लेट करते हैं, लेट हमारा एक फंक्शन है एफ जो बिलोंग कर रहा है ए टू बी, और दूसरा फंक्शन हमारा जी जो बिलोंग कर रहा है बी टू सी। ठीक है, अगर हम मेरे पास दो फंक्शन है, मेरा फर्स्ट फंक्शन है एफ जो ए से बी पे बिलोंग कर रहा है, और दूसरा फंक्शन है मेरा बी जी जो बी टू सी है। ठीक है, यह मेरे पास दो फंक्शन है। देन इन दोनों फंक्शंस का अगर मुझे कंपोजिशन करना है, तो इन दोनों फंक्शन को अगर मुझे कंबाइन करना है, इन दोनों का मुझे कंपोजिशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कंपोजिशन को कैसे डिनोट करते हैं, GOF। इस तरीके से हम कंपोजिशन को डिनोट करते हैं। दो फंक्शन दिए हैं एफ एंड जी, उन दोनों का कंपोजिशन निकलेगा GOF से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा GO, फिर लिखते हैं इसको, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। किसी भी फंक्शन, दो फंक्शन का अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अब एक चीज छूट गई थी रिलेशन में, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए पहले, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के हमारे रिलेशन होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अगर ए एलिमेंट का, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का, ए मान लो कोई भी एक सेट है, उसका एलिमेंट जो है, जैसे ए सेट मान लो 1 2 3, ये जो ए एलिमेंट है, इस ए जो सेट है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो ये जो एलिमेंट है, अगर ये उस ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसका रिलेशन बनाते हैं, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है क्या, कैसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे हम इसका रिलेशन बन सकता है इसका, मान लो एक और सेट मान लो B 2 3 4, एम्प्टी सेट। तो हमने लिया था कि एम्प्टी रिलेशन, एक है हमारा 1 2 3 एक सेट आ गया ए सेट, बी सेट है हमारा 2 3 4, नहीं 4 5 6। ठीक है, दो हमने सेट ले लिए। अब इन दोनों एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इस जो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ हमें रिलेशन मिलेगा, उससे ये सेट जो है बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो ऐसे इस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन जब दो सेट के एलिमेंट, जो दो सेट का जो रिलेशन है, दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उससे बिलोंग नहीं कर रहा हो जो रिलेशन, उस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। मतलब ए क्रॉस बी से जितने भी एलिमेंट्स का रिलेशन यहाँ पर बनेगा, उन एलिमेंट्स के रिलेशन से वो पर्टिकुलर सेट जो है बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव होता है
ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ आता है, सिमेट्रिक आता है और ट्रांजिटिव आता है, ठीक है। ये 3 तरीके के इम्पॉर्टेंट है, तो देखना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जब देखो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये होती है कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। मतलब अगर हम कोई हमें 2 सेट दे, अगर हमें एक सेट दे रखा है, ए सेट है हमारा जिसमें रिलेशन एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3। अब मैं इसका रिलेशन निकालूं, इसका रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? 1 का 1 के साथ बन सकता है, 1 का 2 के साथ बन सकता है, 2 का 1 के साथ बन सकता है, 2 का 2 के साथ बन सकता है, 2 का 3 के साथ बन सकता है, फिर 3 का 3 के साथ बन सकता है, 1 का 3 के साथ बन सकता है, और बनेगा हमारा 2 का 2 के साथ बना दिया, 3 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ। अब 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ बनेगा एंड 3 का 3 के साथ। ये हमारे इसके रिलेशन आ गए। ये हमें एक सेट दिया, उसके रिलेशन हमने ऐसे निकाल दी। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तब कहलाएगा, ये चीज़ रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगी जब हमें इस रिलेशन में ए कॉमा ए के पेयर मिल रहे होंगे। मतलब जो एलिमेंट्स है, मतलब एक रिपीटिव एलिमेंट, मतलब एक पेयर में हमें एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। जैसे 1 है ना इस सेट में, तो 1 का 1 के ही साथ एक रिलेशन बना हुआ होना चाहिए, 1 कॉमा 1। 2 है, 2 का 2 के साथ 2 कॉमा 2, 3 है, 3 का 3 के साथ 3 कॉमा 3। तब इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे जब हमें इस ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इस ए सेट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन सभी एलिमेंट्स की ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए ए कॉमा ए वाली। मतलब वही एलिमेंट 2 बार रिपीट होना चाहिए, ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए जितने भी एलिमेंट आए। अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट गया इस ए सेट में से तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है दूसरा हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है जब इफ A1 कॉमा A2 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन इम्प्लाइज, तो क्या होना चाहिए? A2 कॉमा A1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। देखिए जैसे A1 कॉमा A2 अगर 1 कॉमा 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इस रिलेशन में अगर 1 कॉमा 2 आ रहे हैं तो 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, 2 कॉमा 1 भी आ रहा होगा कहीं, 2 कॉमा 1 भी आ रहा है। जैसे 1 कॉमा 3 आ रहे हैं तो 3 कॉमा 1 भी आना चाहिए, 2 कॉमा 3 आ रहे हैं तो 3 कॉमा 2 भी आना चाहिए। तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्री। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर A1 और A2 प्रेजेंट है बट A2 कॉमा A1 नहीं है, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की भी एक कंडीशन है, अगर हमारा A1 कॉमा A2 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो A2 कॉमा A3 भी अगर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर हमारा A1 कॉमा A2 किसी और A2 कॉमा A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा तो कंडीशन क्या है? तो हमारा A1 कॉमा A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सेट है हमारा 1 2 3, तो उसके रिलेशन हमने बनाए। पहला आया हमारा 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, फिर आया हमारा 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, तीसरा हमारा 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। ये हमारे रिलेशन आ गए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बोला ट्रांजिटिव में, अगर A1 कॉमा A2 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मान लो 1 कॉमा 2 अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो A2 कॉमा A1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, A2 कॉमा A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो 1 कॉमा 2 A1 A2 ये हो गया, फिर A2 से शुरू होना चाहिए, A2 कॉमा A3 है ना, फिर A2 से शुरू होना चाहिए, फिर 2 कॉमा मान लो 2 कॉमा 3 उस किसी दूसरे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो A1 कॉमा A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1 कॉमा 3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, जहाँ पर A1
कॉमा A2 अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और A2 कॉमा A3 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो उसी रिलेशन में A1 कॉमा A3 भी बिलोंग होने चाहिए। तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इनवर्टिबल। ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया, पहले छूट गया था थोड़ा तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमें एक्स से वाई ये बिलोंग कर रहा है बताने, ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया है 1,2,3, ठीक, और A,B,C, मतलब इधर से ये बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर हम फंक्शन में 1 की वैल्यू रखते हैं, 1 पुट करते तो हमें A वैल्यू मिलती है, 2 पुट करते तो B वैल्यू मिलती है, एंड 3 पुट करते तो C वैल्यू मिलती है। उसी को यहाँ पर बता देना। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है A, 2 पुट कर रहे हैं वैल्यू मिल रही है B, 3 पुट कर रहे हैं वैल्यू मिल रही है C। ठीक है, ये F फंक्शन का बता दिया हमने कि ये ऐसा हुआ। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं जी फंक्शन लिया हमने A,B,C टू 1,2,3, मतलब उल्टा, जस्ट इसका इन्वर्स है ना। अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम A पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1। A पुट कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है? एरो देखना, 1। B पुट कर रहे हैं क्या मिल रहा है? 2। एंड C पुट कर रहे हैं क्या मिल रहा है? 3। तो इनवर्स हुआ ना, 1 पुट कर रहे तो 1 से A मिला, 2 पुट करने पे B मिला, 3 पुट करने पे C मिला। वैसे ही उस दूसरा फंक्शन लिया तो दूसरे फंक्शन में A पुट करने पे वैल्यू 1 मिली, B पुट करने पे वैल्यू 2 मिली, C पुट करने पे वैल्यू 3 मिली। जस्ट उसका क्या मिला? उल्टा। तो इसी तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। इसमें डेफिनेशन भी है, लिख लीजिए। अ फंक्शन जैसे f है वो बिलोंग कर रहा है x टू y इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल। इसी फंक्शन जो x टू y बिलोंग कर रहा है उसको हम इनवर्टिबल तब कहेंगे, इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल if there exists a function if there exists a function g जो y to x बिलोंग कर रहा हो, the function g is called inverse of function f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f। कोई हमें किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे, मान लो अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो x टू y बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जो y टू x बिलोंग कर रहा है, जस्ट इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है। तो जो ये g फंक्शन है, इस g फंक्शन को ही हम इनवर्स ऑफ फंक्शन f बोलेंगे, इस f फंक्शन का इनवर्स बोलेंगे इस g फंक्शन को। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं फंक्शन के इनवर्स को? इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, इसको f इनवर्स से डिनोट करते। ठीक, तो आज यहीं तक था। आज हमने इस लेक्चर वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, फंक्शन पढ़े, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, और उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन और एक और पढ़ा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।